हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट बूस्टर्स। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम यूनिट 1 को देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे सिलेबस में है। यूनिट 1 में शॉर्ट नोट्स देखेंगे और रिकैप करने की कोशिश करेंगे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को। ओके, तो जो हमारा यूनिट 1 है इसमें हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला वाला जो है वो बेसिक मैनेजमेंट का पार्ट है। उसके बाद में हमारे पास में नेशनल इनकम आ जाती है। उसके बाद में हमारे पास में मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ पार्ट है जिसमें आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है। और लास्ट में हमारे पास में कुछ कॉन्सेप्ट्स है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के, जिसमें क्या है हमारे पास में है वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन और कॉर्पोरेट CSR जो है वो हमारे आखिरी में ये छोटे से कॉन्सेप्ट 2 है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट से। तो सबसे पहले क्या है, मैनेजरियल फंक्शंस कौन कौन से होते हैं हम वो देख लेते हैं। मैनेजरियल फंक्शंस होते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ये हमने अपने यूजी और पीजी में भी ये पढ़ा हुआ है। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी मैनेजमेंट हमको बनाना हो या कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाना हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी बनाना हो, यदि स्ट्रक्चर कोई भी बनाया जाता है तो सबसे पहले प्लानिंग से स्टार्ट होती है कि हमारा बेसिक मोटिव क्या है, किस स्केल पे चीजें होने वाली है, क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है ऑर्गेनाइजेशन का। इसके बाद में सारे रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसकी प्रॉपर स्टाफिंग की जाती है, मतलब कि रोल डिफाइन किए जाते हैं कि किस रिसोर्स का हम क्या यूटिलाइजेशन करने वाले हैं। उसके बाद में क्या किया जाता है, लीड किया जाता है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड की जाती है कि हमने एक बार जो है स्टाफिंग कर दी है, लोगों में काम डिवाइड कर दिया है, तो ये सारे के सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स यूनिफॉर्मली किस डायरेक्शन को लीड करेंगे, किस मोटिव को लीड करेंगे। और उसके बाद में आखिरी में क्या आता है, कंट्रोलिंग, मतलब कि हमने जो प्लान किया हुआ है वो सही डायरेक्शन में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको देखने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कंट्रोलिंग कहा जाता है। लुकिंग बैकवर्ड कि अभी तक के जो हमने परफॉर्म किया है, हमने प्लान किया, ऑर्गेनाइज किया, स्टाफिंग की और लीड कर रहे हैं, वो सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई गैप तो नहीं है। गैप एनालाइज करने के बाद में क्या करते हैं, वापस प्लानिंग करते हैं कि उस गैप को कैसे फिल किया जाए। ओके, तो ये है हमारे क्या फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद में आते हैं दूसरी जो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, मैनेजरियल स्किल्स कौन कौन सी होती है। सबसे पहले क्या है, टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स में क्या आएगा आपका, मैथमेटिकल स्किल्स, साइंटिफिक स्किल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैकेनिक्स। ये सारी चीजें किस में आ जाएगी, आपकी टेक्निकल स्किल्स में आ जाएगी। कि मैनेजमेंट में मैथमेटिकल स्किल होनी चाहिए कि वो कैलकुलेट कर सके चीजों को, उसके बाद में चार्ट समझ सके, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन सही तरीके से कर पाए, साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, इंफॉर्मेशन को गैदर करना, उसको सही तरीके से सिंथेसाइज करना, ये स्किल्स होनी चाहिए। ओके, और मैकेनिकल स्किल्स होनी चाहिए। इसके बाद में ह्यूमन स्किल्स होनी चाहिए। ह्यूमन स्किल्स में कौन कौन सी चीज आएगी, एबिलिटी टू इंटरेक्ट, वर्क और रिलेट इफेक्टिवली विथ पीपल, है ना, कि लोगों के साथ में सही तरीके से व्यवहार कर सके, लोगों से काम करवा सके। ओके, इंटरेक्शन की एबिलिटी, टू अंडरस्टैंड अदर, टू मेक अदर वर्क ऑन अ यूनिफॉर्म प्लान। ओके, कि एक यूनिफॉर्म प्लान में आप लोग काम कर सके, तो ये स्किल क्या कहलाती है आपकी, ह्यूमन स्किल। उसके बाद में कॉन्सेप्चुअल स्किल। कॉन्सेप्चुअल स्किल इज एबिलिटी टू मेक क्विक डिसीजन एंड व्हेन दे आर रिक्वायर्ड। जहां पर रिक्वायर हो वहां पर सही समय पे सही डिसीजन लेने की एबिलिटी कॉन्सेप्चुअल स्किल कहलाती है। ओके, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, रिस्क लेने की एबिलिटी, सही कैलकुलेशन को कैलकुलेट करने के बाद में उसको एग्जीक्यूट कर पाने की एबिलिटी क्या होती है, कॉन्सेप्चुअल स्किल होती है। इसके बाद में क्या है, डिजाइन स्किल। डिजाइन स्किल इज द क्या है, डिजाइन प्रॉब्लम्स, फाइंडिंग समवन टू बेस्ट सूट टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड देन डूइंग एवरीथिंग। ओके, कि आपने एक प्रॉब्लम को समझा है, उसको सही तरीके से आपने कोसिक्वेंसेस को समझा है, आपने प्रॉब्लम की क्रोनोलॉजी को समझा है और उसके बाद में उस पर रिएक्ट कर रहे हैं सही व्यक्ति द्वारा, सही पर्सन द्वारा आपने जो है उसको सॉल्व करने के लिए लगाया हुआ है कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व इस सीक्वेंस में किया जाएगा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करेगा।
ये डिजाइनिंग स्किल में आता है। तो हमने क्या समझा अभी, हमने समझा फंक्शंस क्या होते हैं मैनेजमेंट के और स्किल्स कौन कौन सी होती है मैनेजमेंट के लिए। ओके, सेकंड चीज क्या है हमारे पास में, मैनेजमेंट के रोल्स कौन कौन से होते हैं। ओके, तो मैनेजमेंट के 3 अलग अलग रोल होते हैं। पहला क्या है, इंटरपर्सनल स्किल रोल्स, सॉरी, इसके बाद में इंफॉर्मेशनल रोल, इसके बाद में डिसीजन रोल। ये 3 रोल्स होते हैं और इनके अंदर क्या आते हैं, 3 और 4 अलग अलग रोल्स आते हैं। ओके, तो इसमें कौन कौन से हम देख लेते हैं। इंटरपर्सनल रोल में क्या आएगा आपका, सबसे पहले आएगा फिंगर हेड, फिर आएगा लीडर और फिर आएगा लिएजन। ओके, तो फिंगर हेड क्या होता है, फिंगर हेड होता है कि टॉप अथॉरिटी और वर्क ग्रुप के बीच में क्या कर सके, कोऑर्डिनेशन क्रिएट करने वाला। ओके, क्या कि टॉप में अथॉरिटी और वर्क फोर्स के बीच में जो मैनेजमेंट का काम है वो क्या है कि इन दोनों के बीच में सही तरीके से कोऑर्डिनेशन क्रिएट करे। जो पॉलिसीज टॉप अथॉरिटी द्वारा बनाई गई है उसको वर्क फोर्स तक के लेकर के जाए और वर्क फोर्स के जो फीडबैक है, जो उनके ग्रीवेंसेस है, उनको लेकर के टॉप अथॉरिटी तक के लेकर के जाए। और इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है जो मैनेजमेंट, उसको क्या कहा जाता है, उसको फिंगर हेड कहा जाता है। इसके बाद में लीडर का रोल क्या होता है कि एम्प्लॉय एंड मैनेजर के बीच में जो है ये ब्रिज का काम करता है कि एम्प्लॉय एक है, एक मैनेजर है, या मैनेजमेंट की अथॉरिटी है, मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर है, उन दोनों के बीच में ये पुल का काम करता है लीडर, जो रिप्रेजेंट करता है एम्प्लॉइज को। ओके, एज अ लीडर की हमको किस डायरेक्शन में जाना है, ये हमारा रोड मैप है और उसको फॉलो किस तरीके से करवाना है एम्प्लॉइज के द्वारा, ये देखता है कौन, मैनेजमेंट देखता है। और इस रोल को कहा जाता है लीडर। इसके बाद में लिएजन का काम क्या है, रिलेशन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जो आउटसाइड लोग हैं उनके साथ में किस प्रकार से मैनेजमेंट को बैठाला जा रहा है। मतलब कि आपके इसमें क्या हो सकते हैं, ओपोनेंट्स भी हो सकते हैं, आपकी डील की ऑर्गेनाइजेशन की डील जिन लोगों के साथ में है, चाहे वो आपके रिसोर्स क्यों ना हो। ओके, और जहां पर सप्लाई किया जा रहा है सामान, उनके साथ में रिलेशनशिप जो है वो सारी की सारी किस में जाती है, लीजन्स में आ जाती है। ओके, कि आपके रॉ मटेरियल जिनसे आ रहा है उनसे रिलेशनशिप किस प्रकार के हैं, इसके बाद में जहां पर सप्लाई हो रहा है प्रोडक्ट उनके साथ में किस प्रकार के रिलेशनशिप है, इन सबको मेंटेन करने का जो रोल है वो क्या होता है, लीजन में आता है। इसके बाद में इंफॉर्मेशनल रोल में क्या किया जाता है, मॉनिटर, डिसिमिनेटर एंड स्पोक पर्सन। मॉनिटर क्या करेगा, मॉनिटर करने का मतलब क्या है कि जो ऑपरेशंस हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको सही तरीके से मॉनिटर करना, उनकी इंफॉर्मेशन को सही तरीके से गैदर करना, उसको सिस्टमेटिक तरीके से जो है सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट करना और उसके बाद में सिंथेसाइज करना कि इससे कुछ मीनिंग हम निकाल सके डिसीजन मेकिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ऑपरेशंस की क्या करते हैं, सही तरीके से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि यदि आज प्रोडक्शन हुआ है तो कितने आपके पीस प्रोडक्ट हुए हैं, उसके बाद में कितने डिफेक्टिव पीस आए हैं, हमारे कितनी इफिशियंसी है, पर्टिकुलर मशीन की कितनी इफिशियंसी है, पर्टिकुलर आपके लेबर की कितनी इफिशियंसी है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करना और उसको सही तरीके से अरेंज करना, यही काम किसका है, मॉनिटर का काम है और ये मैनेजमेंट का एक रोल है। इसके बाद में डिससेमिनेटर का क्या रोल होता है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की बाहर की जो जानकारियां हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन तक के लेकर के आना। ओके, कि मार्केट रिसर्च करना, ओपोनेंट का रिसर्च करना, मार्केट अपॉर्चुनिटी का रिसर्च करना, ये सारी चीजों को रिसर्च करके उन इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइजेशन तक के लेकर के आना, ये काम किसका होता है, डिससेमिनेटर रोल का होता है। इसके बाद में क्या है, स्पोक पर्सन क्या काम होता है कि वो स्पेसिफिक जो इंफॉर्मेशन है उसको लेकर के आए और पब्लिक डोमेन में रखे ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर। ओके, कि स्पेसिफिक कोई जानकारी है उसको कहां लेकर के आए, पब्लिक डोमेन में लेकर के आए। अभी कुछ समय पहले की थोड़े पुरानी बात हो गई है जब अडानी जी के ऊपर एलिगेशंस लगे थे, बाहर की मीडिया के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन आई थी जो कि क्या थी कि वो डैमेज कर रही थी उनके ग्रुप को, अडानी ग्रुप को। तो क्या आए थे, एज अ स्पोक पर्सन आए थे और सामने उनने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को रखा था, अपने साइड की स्टोरी उनने रखी थी। तो वो एज अ स्पोक पर्सन आए थे ऑन द बिहाफ ऑफ हिज कंपनी। तो ये क्या होता है, स्पोक पर्सन का काम होता है कि वो कंपनी के
बिहाफ पर आकर के कंपनी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे जो कि पब्लिक डोमेन में क्या हो, उसके बारे में सही जानकारी पहुंचे। पिछली बार जब मैगी का कैसा आया था, तब मैगी के स्पोक पर्सन सामने आए थे और उन्होंने अपनी जानकारी, अपने साइट की इंफॉर्मेशन लोगों तक के पहुंचाई थी। तो ये काम किसका होता है, स्पोक पर्सन का होता है, और ये किसके अंदर आता है, इंफॉर्मेशनल रोल के अंदर आता है। इसके बाद में क्या है आपका डिसीजनल रोल। डिसीजन मेकिंग रोल में कौन कौन से आते हैं, पहले आता है एंटरप्रेन्योर, फिर आता है डिस्टर्बेंस हैंडलिंग, फिर आता है रिसोर्स एलोकेशन और आखिरी में आता है नेगोशिएशन। एंटरप्रेन्योर का क्या काम है कि न्यू आइडिया को लेकर के आना और उसको एग्जीक्यूट करना, ये आता है आपके एंटरप्रेन्योरियल रोल में। इसके बाद में डिस्टर्बेंस हैंडलिंग। डिस्टर्बेंस हैंडलिंग में क्या आता है, मेक डिसीजन इन एनी अनप्लीजेंट सिचुएशन। जब कोई हादसा हो या कुछ इस प्रकार की सिचुएशन हो जहां पर आपको ट्रबलसम देखने को मिल रहा है, कोई डिस्टरबेंस है, तो उस कंडीशन में डिसीजन मेकिंग करना और उस अनसर्टेन कंडीशन को अंडर कंट्रोल लेकर के आना, इसे कहा जाता है क्या, डिस्टरबेंस हैंडलिंग। उसके बाद में रिसोर्स एलोकेशन, कि हमारे पास में हर कंपनी का क्या बनता है, एक बजट बनता है, तो बजट में किस डिपार्टमेंट को कितना पार्ट मिलने वाला है, कि सेल्स के लिए हमारे पास में इतना पार्ट है, मार्केटिंग के लिए इतना पार्ट है, एचआर के लिए इतना पार्ट है, ये सारी चीजों को क्या करना, एलोकेट करना, इसका डिसीजन मेकिंग लेना, इसको क्या कहा जाता है, रिसोर्स एलोकेशन का डिसीजन मेकिंग। और आखिरी में क्या आता है, नेगोशिएशन, यानी कि डिस्प्यूट हैंडलिंग। डिस्प्यूट हैंडलिंग विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है और बाहर के साथ भी हो सकती है। हो सकता है कि किसी आपका लेबर यूनियन के साथ में हो सकता है, लेबर यूनियन और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में नेगोशिएशन की बात हो, या आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ में जब नेगोशिएशन करना होता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में या किसी और पार्टनर कंपनी के साथ में जब नेगोशिएशन करना होता है किसी भी डिस्प्यूट के ऊपर, तो ये मैनेजरियल रोल हमको देखने को मिलता है। ओके, आई होप कि आपको समझ आया हो। ये पर्टिकुलर पीडीएफ हमारे आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में क्या है हमारे पास में कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन में हमको देखना है क्या, कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या होते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या होते हैं, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का क्या रोल होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोसेस क्या होती है कम्युनिकेशन की। सबसे पहले कौन होता है, सेंडर होता है। सेंडर के पास में एक मैसेज होता है और उस मैसेज को एनकोड किया जाता है सेंडर के द्वारा। मतलब कि एक आइडिया आपके दिमाग में है, उसको आप क्या करेंगे, किसी एक फॉर्म में पहुंचाएंगे, चाहे वो वर्ड्स के फॉर्म में हो, लेटर के फॉर्म में हो, एक्शन के फॉर्म में हो, और उसको क्या किया जाएगा, एक एनकोडिंग की जाएगी आपके आइडिया को। उसके बाद में एक चैनल में उस आइडिया को डाला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने ये क्लास आपके लिए क्या की, एनकोड की, मैसेज मेरे पास में था, उसको मैंने क्या किया, इस क्लास के रूप में, इस क्लास के फॉर्म में, ऑडियो वीडियो विजुअल वीडियो के फॉर्म में मैंने आपको क्या किया, एनकोड किया। उसके बाद में चैनल में डाला, मतलब कि मैंने यूट्यूब में डाला। ओके, इसके बाद में ये आपके पास में क्या होगा, रिसीव होगा, जिसकी आप क्या करेंगे, डिकोडिंग करेंगे कि यदि मैं कुछ बोल रहा हूं तो उसकी मीनिंग क्या है, और उसके बाद में आप मुझे फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो वीडियो को लाइक करके हो, चाहे वो वीडियो को पूरा देख करके हो, चाहे वो और दूसरी वीडियोस को देख करके हो, चाहे चैनल को सब्सक्राइब करके हो। आप क्या देंगे, या कुछ रिकमेंडेशंस मुझे आप देते हैं, तो आप क्या दे रहे हैं, मुझे फीडबैक दे रहे हैं कि जो मैंने आपको बातें बताया है, जो मैंने मैसेज आपको दिया है, वो आप तक के सही तरीके से पहुंची है या नहीं पहुंची है। तो यही होता है क्या, आपकी कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं कम्युनिकेशन के इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले क्या है आपके फॉर्मल एंड इनफॉर्मल और कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन कहाँ होगा, जहां पर कोई सेट हायरार्की को फॉलो करते हुए मैसेज को कन्वे किया जाएगा कि सीईओ है, सीईओ ने सीएफओ को दिया हुआ है, सीएफओ एमडीज को देंगे, एमडीज जो है नीचे आगे चीजों को पहुंचाएंगे। तो ये किस फॉर्म में होगा, ये एक सेट फॉर्म में होगा, और जो इंफॉर्मेशन बाईपास की जाएगी वो क्या होगी, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगी, ऑथेंटिक
इंफॉर्मेशन को पहुंचाया जाएगा। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होगा, जिसमें किसी प्रकार के सेट फॉर्मेट को फॉलो नहीं किया जाएगा, रैंडम इंफॉर्मेशन को बाईपास किया जाएगा वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इसके बाद में इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन, यदि किसी प्रकार का एक्सचेंज हो रहा है इंफॉर्मेशन का तो ये इंटरनल कम्युनिकेशन होगा। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होगा, जब बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जब क्या होगा आपका इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगा तो इसको एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहेंगे। ओरल एंड रिटर्न कम्युनिकेशन, ओरली यदि बात की जाएगी तो ये ओरल कम्युनिकेशन होगा, आप लिख करके कम्युनिकेट करेंगे तो क्या होगा आपका रिटर्न कम्युनिकेशन होगा। डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल, है ना। डाउनवर्ड कब होगा, जब अपर लेवल ऑफ हायरार्की से लोअर लेवल ऑफ हायरार्की में आपको इंफॉर्मेशन बाईपास की जाएगी, तो इस कंडीशन में आपको जो ट्रांसफर ऑफ मैसेज देखने को मिलेगा वो क्या कहलाएगा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाएगा। इसके बाद में अपवर्ड कब होगी, जब नीचे वाली हायरार्की से ऊपर के तरफ इंफॉर्मेशन ट्रेवल करेगी, चाहे वो रिपोर्ट के फॉर्म में हो, चाहे वो आपके किसी प्रकार के ग्रेवियांसेस के फॉर्म में हो, किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन के फॉर्म में हो, तो वो क्या कहलाएगी आपकी अपवर्ड कम्युनिकेशन कहलाएगी। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हमको कब देखने को मिलेगी, जहां पर हमको देखने को मिले कि सेम लेवल के लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है। मान लीजिए कि मैनेजर है आपके सेल्स का और दूसरा मैनेजर है मार्केटिंग का, तो ये आपस में जब इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो इस कंडीशन में हमको क्या देखने को मिलेगा, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद में बैरियर्स कुछ आते हैं हमारे कम्युनिकेशन में। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन में हम किस प्रकार के बैरियर्स देखते हैं, कम्युनिकेशन में हम इसे देखते हैं। ओके, तो पहला क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में क्या होगा कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के कारण, हायरार्की के कारण, रूल्स एंड रेगुलेशंस के कारण आपको कम्युनिकेशन में बैरियर देखने को मिल रहे हैं, मतलब कि सही तरीके से इंफॉर्मेशन को नहीं बाईपास किया जा पा रहा है। फॉर एग्जांपल कि आपकी सेल्स की जो टीम है वो एक अलग काम कर रही है, आपकी मार्केटिंग की टीम अलग काम कर रही है। सेल्स में क्या चल रहा है मार्केटिंग वालों को नहीं पता, मार्केटिंग में क्या चल रहा है सेल्स वालों को नहीं पता। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स आने लग जाएंगे। जो एग्जीक्यूशन होना चाहिए दोनों के दोनों डिपार्टमेंट्स का, वो क्या होगा, सही तरीके से नहीं हो पाएगा, जो कि अफेक्ट करेगा कम्युनिकेशन को भी और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को भी। इसके बाद में क्या है, फिजिकल ग्रोथ। किसी प्रकार का फिजिकल ग्रोथ है, बैरियर है, मतलब कि आप जो लोग फिजिकली बात कर रहे हैं, दो लोग, उन दोनों के बीच में क्या है, कोई गैप ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है। तो इस कंडीशन में यदि क्या आ रहा है, सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो क्या हो सकता है, या कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है किसी की भी, जो इंफॉर्मेशन दे रहा है उसकी, या जिसके पास में इंफॉर्मेशन जा रही है, जो रिसीवर है उसके पास में यदि कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है और कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, फिजिकल बैरियर बोलेंगे। उसके बाद में क्या आता है आपका साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर सबसे ज्यादा डीप होता है और ये सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में या इन जनरल भी बैरियर बनता है कम्युनिकेशन का। ओके, साइकोलॉजिकल क्या क्या होगा, साइकोलॉजिकल में होगा कि आप सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो रिसीवर है वो पहले से प्रीजज करके बैठा हुआ है, उसके पास में किसी प्रकार का टैबू है या किसी प्रकार का उसने प्री जस्टिस पहले से करके रखा हुआ है कि ये यदि बोल रहा है तो ये गलत ही बोल रहा होगा। ओके, प्री जजमेंटल है, किसी प्रकार का हमको ऐसा बैरियर देखने को मिल रहा है जिसमें जजमेंट पहले से ही साइकोलॉजिकली कर दिया गया है कि ये इंफॉर्मेशन जो मिल रही है वो सस्पिशियस है, तो वो सही होते हुए भी क्या होगा, सिलेक्टिव कॉन्शियसनेस में चले जाएगा। ओके, जब आप सिलेक्टिवली बिलीव कर रहे हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के ऊपर, तो ऑटोमेटिक आप उस लेंस से देखने लगेंगे इंफॉर्मेशन को जिस लेंस से आप थिंक करते हैं कि ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है। ओके, तो इस कंडीशन में जो इंफॉर्मेशन है वो मिसलीड हो जाती है
और साइकोलॉजिकल बैरियर देखने को मिलता है हमें कम्युनिकेशन में। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि आपको एक पर्टिकुलर कलीग जो है वो पसंद नहीं है। ओके, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसके द्वारा जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है आप उसको पहले जज करेंगे, पर्सन को, ना कि इंफॉर्मेशन को। तो इस कंडीशन में जो कम्युनिकेशन में बैरियर आएगा वो क्या होगा, आपका साइकोलॉजिकल बैरियर होगा। इसके बाद में क्या है, लिंग्विस्टिक बैरियर है। लिंग्विस्टिक बैरियर हमको कब देखने को मिलता है, जब दो अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग जो हैं वो बात कर रहे हो और लैंग्वेज की डिफरेंस के कारण आपको इंफॉर्मेशन डिकोड करने में दिक्कत हो रही हो, तो इस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा लिंग्विस्टिक बैरियर। मैकेनिकल बैरियर क्या होगा, किसी भी मैकेनिकल प्रॉब्लम के कारण, फॉर एग्जांपल कि मेरा माइक काम करना अभी बंद कर दे, ओके, आपकी स्क्रीन में कोई दिक्कत हो या आपके स्पीकर में कोई दिक्कत हो, ओके, तो उस कंडीशन में, या मेरे कैमरे में किसी प्रकार की दिक्कत हो, तो इस कंडीशन में यदि इंफॉर्मेशन सही तरीके से ना आ पाए आप तक, तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम मैकेनिकल बैरियर। ओके, आई होप कि आपको समझ आया हो। इसके बाद में जो हमारे पास में कॉन्सेप्ट है वो क्या है, डिसीजन मेकिंग। ओके, डिसीजन मेकिंग मतलब कि किसी भी एक हमारे पास में एक मोटिव है डिसीजन का, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम किस स्टेप्स से गुजरते हैं और हम किन टूल्स और टेक्निक्स का यूज करते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग। ओके, ये हमारे सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इससे क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफाई द डिसीजन। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हमको डिसीजन क्या लेना है। ओके, इसके बाद में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि कंपनी को किसी एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, उनका ये डिसीजन है। ओके, तो उसके बाद में वो क्या करते हैं, गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन को कि क्या प्रोडक्ट बनाना है, क्या मार्केट उसकी है, कौन सा टारगेट मार्केट होगा, क्या हमारा अभी एग्जिस्टेंस में कौन कौन सी आपके राइवल्स हैं, कौन से प्रोडक्ट्स हैं, इसकी सबकी जानकारियां जमा करना। उसके बाद में आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव्स, कि आप अल्टरनेटिव डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं या किस मार्केट को टारगेट करते हुए क्या प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। इसके बाद में आप क्या देंगे, वेटेज टू द एविडेंस। ओके, कि आपके पास में जो वेटेज आया, मान लीजिए कि आपने 4 अलग अलग चीजें आइडेंटिफाई की है। पहला है कि प्राइस, दूसरा है आपका टारगेट मार्केट, तीसरा है आपका डिजाइन, चौथा है आपका कलर मान लीजिए। तो आप इसको वेटेज देंगे कि किस एलिमेंट में कितना वेटेज है, कि ये प्राइस कॉन्शियस है या कलर कॉन्शियस है या डिजाइन कॉन्शियस है या टारगेट मार्केट ही अलग किस्म का है। मान लीजिए कि आप बेबी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ा वेटेज किसका है, बेबी का है। ओके, तो आप एलिमेंट्स को वेटेज प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद में चूज अमॉन्ग अल्टरनेटिव्स, आपने वेटेज प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद में आप अल्टरनेटिव्स के बीच में जो है सही अल्टरनेटिव को चूज करते हैं और फिर क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, अपना डिसीजन लेते हैं। इसके बाद में आप रिव्यू योर डिसीजन एंड इट्स कोसिक्वेंसेस, आप रिव्यू करते हैं अपने डिसीजन को, आपने डिसीजन ले लिया, एग्जीक्यूशन हो गया, अब आप देख रहे हैं कि आपने जो डिसीजन लिया था उसका क्या असर हो रहा है, उसका कोसिक्वेंसेस क्या है। ओके, तो आई होप कि आपको स्टेप्स समझ आए हों। ओके, इसके बाद में क्या है आपका टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। ओके, तो टूल्स और एंड टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग में क्या क्या चीजें आएगी आपके, सबसे पहले है आपके डिसीजन मैट्रिक्स। ओके, डिसीजन मैट्रिक्स एक तरीका है डिसीजन मेकिंग के लिए, जिसमें आप क्या करते हैं, आपने एक साइड में सारे के सारे फैक्टर्स को रख दिया। फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी लिया था कि न्यू प्रोडक्ट यदि आपको बनाना है तो कितने फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर रहे हैं। ओके, या हम देख सकते हैं कि यदि आपको कहीं से सप्लाई लेना है किसी कंपनी को, ओके, तो उनने क्या किया कि सारे सप्लायर्स को एक लाइन में लिख दिया। इसके बाद में जितने फैक्टर्स होंगे, सबसे पहले क्या होगा, प्राइस होगा, आपकी टाइम ऑफ डिलीवरी होगा, इसके बाद में आपका क्या होगा, क्रेडिट पीरियड हो सकता है, कितना क्रेडिट आपको मिलने वाला है। इसके बाद में आपका क्या हो सकता है कि डिस्टेंस फ्रॉम द सप्लायर, कितना आपको टाइम लगेगा डिलीवरी के लिए, डिस्टेंस कितना है आपका डिलीवरी के लिए, ये सारी क्या चीजें हो सकती है, आपके फैक्टर्स हो सकते हैं। उसको आप क्या देंगे, वेटेज प्रोवाइड करेंगे कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है
और इन वेटेजेस का टोटल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ओके, कि सारे वेटेज का जो टोटल आएगा वो क्या होगा, यूनिटी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और इसके बाद में आप क्या करते हैं, उनको पॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं और क्या करते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं और पॉइंट्स में जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे आप उसको क्या करेंगे, चूज करेंगे। तो ये क्या होता है आपका डिसीजन मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद में क्या है आपका डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री में क्या होता है कि हम कोसिक्वेंसेस को देखते हैं डिसीजन ट्री में, कि आपने पर्टिकुलर ए डिसीजन लिया हुआ है, उसके कोसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। ओके, कि फॉर एग्जांपल कि आपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देने का फैसला किया है, तो यूजीसी नेट क्वालिफाई करने से आपको कौन कौन सी चीजें मिल सकती है, या तो आप अपना असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी भी पब्लिक कंपनी में जा सकते हैं, या तो आप कहाँ जा सकते हैं, आप पीएचडी कर सकते हैं। ओके, तो ये 3 चीजें हो जाएगी। यदि आपने पीएचडी की तो फिर क्या हो सकता है कि आप वापस से एजुकेशन वाले फील्ड में आ सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बन सकते हैं, या आप रिसर्च की फील्ड में जा सकते हैं। रिसर्च की फील्ड में यदि आप जाएंगे तो आप कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, या फर्दर अपनी रिसर्च को और आगे बढ़ा सकते हैं, बुक्स लिख सकते हैं, या आप एकेडमिक्स में और कोई किसी और चीज को कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से क्या देखते हैं कि कोसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, आगे जाकर के उसका एक प्रॉपर आप मैप बनाते हैं और उसके हिसाब से बेस्ट डिसीजन लेते हैं। तो यही होता है क्या, डिसीजन ट्री। इसके बाद में क्या है आपका टी चार्ट है। टी चार्ट में कौन सी चीजें आती है, टी चार्ट में आती है कि आपने एक साइड में प्रो लिख दिए, एक साइड पे कॉन्स लिख दिए, आप उसको क्या कर रहे हैं, बैलेंस करते चले जा रहे हैं। आपके जितने भी पॉजिटिव पॉइंट है उसको एक साइड लिख दिया आपने, जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स है आपने एक साइड लिख दिया, और उसको क्या कर रहे हैं, आप मैच करने का कोशिश कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं एक प्रो को एक कॉन से, या आप सेटलमेंट करने का ट्राई कर रहे हैं, और आखिरी में जिस साइड वेटेज ज्यादा हो आप उस डिसीजन को ले रहे हैं। तो ये क्या होता है, सिस्टमेटिक डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द verifying factors that need to be considered during the decision making process। ओके, जितने भी चीजों को आप वेरीफिएबली कंसीडर कर सकते हैं उन सबको क्या करते हैं, ऑन द पेपर लेकर के आते हैं और उनका प्रॉपर बैलेंस बनाने का ट्राई करते हैं। इसके बाद में क्या है, पेरिस्टो एनालिसिस। पेरिस्टो एनालिसिस क्या होता है, जहां पर आपको सीरीज ऑफ डिसीजंस लेने होते हैं, उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनालिसिस को यूज करते हैं कि आपके कम से कम एक्शन से ज्यादा कैसे इंपैक्ट आ सकता है। ओके, जैसे 80-20 रूल को फॉलो करा जाता है इसमें, कि आपके जो 20% डिसीजंस है वो आपके 80% लाइफ को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, आप उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे ज्यादा मोस्ट इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग करने का ट्राई किया जाता है, जिसमें कम से कम एफर्ट्स में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स निकल करके आए, क्योंकि हमको बहुत सारे सीरीज ऑफ डिसीजन मेकिंग करनी होती है छोटी छोटी, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा इफिशियंसी लेकर के आनी होती है। तो उस कंडीशन में हम इस पर्टिकुलर एनालिसिस का यूज करते हैं। इसके बाद में क्या है आपका पेस्टल एनालिसिस है। पेस्टल में कौन कौन सा होता है, पेस्टल में होता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्निकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इन फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है और उसके बेसिस पर नए प्रोडक्ट या नई डिसीजन मेकिंग तक के पहुंचा जाता है। ओके, तो हमारे पास में पॉलिटिकल फैक्टर्स को देखा जाता है कि अभी पावर रूल में कौन है, ऑपोजिशन में कौन है, पावर जो रूल कर रहा है उनकी क्या इकोनॉमिकल व्यू पॉइंट ऑफ व्यू है, जो ऑपोजिशन में बैठा हुआ है वो कितना स्ट्रांग है और उसकी क्या इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, उनके प्लानिंग्स क्या है और उनके हिसाब से डिसीजन मेकिंग किस प्रकार से की जा सकती है। फॉर एग्जांपल कि अभी जो कंपनीज ईवी में जा रही है, उनको पता है कि जो अभी पार्टी बैठी हुई है सत्ता में, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के, तो ऑटोमेटिक जो ज्यादातर कंपनीज है वो रिन्यूएबल एनर्जी के तरफ जा रही है, चाहे वो अडानी ग्रुप हो, चाहे वो टाटा ग्रुप हो, जितनी भी, चाहे वो वेदांतु ग्रुप हो, है ना। तो सारी की सारी कंपनीज किस तरफ जा रही है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी के तरफ
ट्रांसमिट हो। उसके बाद में टेक्नोलॉजी के तरफ जो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा अभी फोकस है, तो ज्यादातर कंपनीज क्या कर रही है कि टेक्निकल जितनी भी चीजें हैं वहां पर जा रही है, टेक्नोलॉजी को इन्हांस कर रही है, मेड इन इंडिया बनाने का ट्राई कर रही है, क्योंकि उससे गवर्नमेंट का सपोर्ट ऑटोमेटिक उनको मिल जाएगा। ओके, इसके बाद में इकोनॉमिकल है कि हमारा जीडीपी क्या है, जीडीपी ग्रोथ क्या है, हमारे इनकम का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारा जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है रिसोर्सेस का, इन सारी चीजों को देखा जाता है। टेक्नोलॉजिकल है कि टेक्नोलॉजी क्या है हमारे अभी मार्केट में, 5G है, इंटरनेट है। ओके, हमारे पास में नया यूथ है जहां पर हमको ढेर सारे टेक्निकल लोग मिल सकते हैं, तो इसको करते हुए इसके बाद में लीगल है कि आपका किन चीजों के ऊपर बैन लगा हुआ है, किन चीजों को आप बेच सकते हैं, क्या स्टैंडर्ड्स होने वाले हैं, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस हैं, और इसके बाद में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इन्वायरमेंट के क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, इन्वायरमेंट के क्या एक्ट्स लगे हुए हैं, उसके हिसाब से आप अपने काम को करें। इसके बाद में क्या है, कॉस्ट बेनिफिट है। कॉस्ट बेनिफिट में क्या होता है कि हम प्योरली इकोनॉमिकल बेनिफिट्स को कंसीडर करते हैं और उसके हिसाब से डिसीजन मेकिंग करते हैं। ओके, कि हमारे पास में 4 अल्टरनेटिव्स हैं, उसके बीच में हम क्या देखेंगे कि हमारे लिए सबसे ज्यादा सस्ता कौन सा है, सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल कौन सा है, और उसको हम चूज करेंगे। टोटल ये अकाउंटिंग बेस पे होता है। इसके बाद में क्या है आपके पास में मल्टीपल वोटिंग। ओके, मल्टीपल वोटिंग में क्या करते हैं हम कि हम एक कमेटी बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं और अपनी डिसीजन को सामने रखते हैं और वोटिंग के बेस पर एक फाइनल डिसीजन तक के पहुंचते हैं। ओके, ग्रुप मेंबर्स नैरो डाउन अ वाइड फील्ड ऑफ options so that the group decision is posed on the most population। ओके, इलेक्शन करवाया जाता है कुल मिलाकर के, है ना, कि हम एक सेट डिसीजंस ऑप्शंस बनाते हैं, उसके बेसिस पे हम वोटिंग करवाते हैं और वोटिंग के बेस में हम डिसीजन मेकिंग करते हैं कि जो मेजॉरिटी है वो लोग क्या हो, आपके डिसीजन से सेटिस्फाई हो। तो ये था हमारा डिसीजन मेकिंग, जिसमें क्या है आपके स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग और टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। आई होप कि आपको समझ आया हो। यदि कोई भी सजेशन आपके पास में है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, इसके अलावा हमारे एप्लीकेशन में यूजीसी नेट के पेपर 1 के टॉपिक वाइज PYQs डले हुए हैं, आप जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, इसके बाद में क्या है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या हायरार्की है लोगों की और उनके बीच में किस प्रकार की रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको किसके पास में पावर है, किसको ऑर्डर देने की, किसकी ऑब्लिगेशन है किसको रिपोर्ट करने की। इस प्रकार का जब हम एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसे क्या कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये 6 टाइप के हमारे पास में है। ओके, सबसे पहले क्या है, डिविजनल है, फंक्शनल है, मैट्रिक्स है, लाइन एंड स्टाफ है और नेटवर्क है। ओके, सबसे पहले क्या है हमारे पास में, डिविजनल है। ओके, डिविजनल में क्या होता है, पीपल आर ग्रुप्ड टुगेदर बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट और सर्विस दे प्रोवाइड, नॉट द वर्क दे डू। मतलब कि प्रोडक्ट जो प्रोवाइड कर रहे हैं या सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं उनके बेसिस पर लोगों को हम क्या करते हैं, ग्रुप को डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि FMCG प्रोडक्ट बना रही है, इसके साथ में वो किसी और, मान लीजिए कि हमारी ITC कंपनी है, ओके, सिगरेट बनाती है और FMCG प्रोडक्ट बनाती है, तो हमने उन दो लोग ऑर्गेनाइजेशन को किन 2 ग्रुप्स में बांट दिया, FMCG वाले ग्रुप में बांट दिया और सिगरेट वाले ग्रुप में बांट दिया। दोनों सेम काम करने वाले लोग इनमें हैं, मतलब कि मार्केटिंग वाले हमारे ग्रुप सिगरेट में भी है और हमारे ग्रुप FMCG में भी है। इसके अलावा फाइनेंस दोनों में है, दोनों में सेल्स डिपार्टमेंट है, दोनों में हमको HR डिपार्टमेंट देखने को मिल रहा है, HR दिखने को मिल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि दोनों ग्रुप अलग अलग है और वो इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। हमने डिवाइड किया है लोगों को प्रोडक्ट के बेस में या सर्विस के बेस में,
और उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। इसके बाद में क्या है आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, बिजनेस आर ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू द रोल एंड स्किल इनटू स्मॉल ग्रुप्स और डिपार्टमेंट्स। हमने क्या किया कि वो जो रोल प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बेसिस पे हमने लोगों को डिवाइड किया हुआ है अपोजिट टू द डिविजनल। कि इस कंडीशन में हमने क्या किया हुआ, आईटीसी का स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनाया हुआ है कि एक डिपार्टमेंट है जहां पर अकाउंटेंट रहते हैं। ओके, अकाउंटेंट सिगरेट का भी अकाउंटिंग करेंगे, वो एफएमसीजी प्रोडक्ट का भी अकाउंटिंग करेंगे, दोनों ही प्रोडक्ट की वो अकाउंटिंग करेंगे। उनका डिपार्टमेंट क्या है, अकाउंटिंग का। एचआर दोनों को ही क्या करेगा, सर्व करेगा, लेकिन वो अलग अलग प्रोडक्ट में भी हो सकते हैं, अलग अलग मार्केट में भी काम कर रहे हो सकते हैं। तो हमने क्या किया कि जो रोल प्रोवाइड किया गया है मार्केटिंग का, एचआर का, अकाउंटिंग का, उसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर को तैयार किया गया है। ओके, आई होप कि आपको समझ आया हो। यदि किसी प्रकार का फीडबैक है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं इंडिविजुअली मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका है। ओके, इसके बाद में क्या है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में हमको क्या देखने को मिलता है, द कंपनी स्ट्रक्चर वेयर टीम रिपोर्ट टू मल्टीपल लीडर्स, जहां पर टीम्स जो है मल्टीपल लीडर्स को रिपोर्ट कर रही है। ओके, इसका मतलब क्या है कि जहां पर प्रोजेक्ट बेस पे काम हो रहे हैं। ओके, जहां पर भी प्रोजेक्ट बेस पे काम होते हैं वहां पर हमको मैट्रिक्स स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में हमको देखने को मिलता है कि एक लीनियर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सभी प्रोजेक्ट्स को क्या कर रही है, यूनिफॉर्मली देख रही है। और इसके अलावा क्या है, एक अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। मान लीजिए डीएलएफ का है ना, या एलएनटी का है। क्या होता है कि ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स लेकर के रखते हैं, कहीं मेट्रो का, कहीं पे रोड का, कहीं पे ब्रिज का। ओके, तो ये क्या हो रहा है कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस चल रही है, अलग अलग ग्रुप्स चल रहे हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर। और इसके ऊपर क्या होता है, एक डीएलएफ या एलएनटी की एक प्रॉपर मैनेजमेंट है जो कि इन सभी प्रोजेक्ट्स को देख रही है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है और एक क्या होता है आपका अपर मैनेजमेंट होता है जो कि कंपनी में बैठा हुआ है। तो जो प्रोजेक्ट ए में काम करने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं कि वो अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को भी रिपोर्ट करते हैं और वो कंपनी में भी रिपोर्ट करते हैं कि कितने रिसोर्सेस रखें। यदि एचआर है तो कंपनी का भी एक एचआर होगा और एक प्रोजेक्ट का एचआर होगा। ओके, तो जो लोग हैं वो क्या करेंगे, वो अपने प्रोजेक्ट मैनेजर में जो एचआर है उसको भी रिपोर्ट करेंगे और अपनी कंपनी को भी रिपोर्ट करेंगे। तो इस कंडीशन में जहां पर हमको डबल रिपोर्टिंग देखने को मिलती है और इस प्रकार का सेटअप देखने को मिलता है जहां पर प्रोजेक्ट बेस पे भी काम हो रहे हैं और आपके अपर मैनेजमेंट में भी है। तो इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। इसके बाद में क्या है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सिंपल होती है। इसमें सिंपल एक मैनेजर होगा और इसके नीचे क्या होंगे, सभी लोग काम कर रहे होंगे। जहां पे छोटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, 20-25 लोग काम कर रहे होते हैं, उस कंडीशन में हमको इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है जहां पर लीनियर वर्क हो। ओके, कि एक समान वर्क हो रहा है, डे टू डे एक्टिविटी सेम है, तो उस कंडीशन में हमको लीनियर ऑर्गेनाइजेशन मिलती है। हमको ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज। यहाँ पे क्या होते हैं, अथॉरिटी टॉप टू बॉटम फ्लो करती है, सिंपली सीधे सीधे लोग होते हैं एक के नीचे एक लगे हुए। ओके, इसके बाद में क्या होती है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। हमको क्या देखने को मिलेगा कि स्ट्रक्चर तो उसी प्रकार से बना हुआ है लेकिन यहाँ पर सिंगल पर्सन ना होते हुए एक स्टाफ बना हुआ है लोगों का। मान लीजिए कि एक क्या है, सीईओ ऊपर रखा हुआ है, उसके नीचे क्या है, या मालिक रखा हुआ है, उसके नीचे क्या है कि आपके मार्केटिंग का एक स्टाफ बैठा हुआ है, उसके बाद में आपका जो है प्रोडक्शन का एक स्टाफ बैठा हुआ है, उसके बाद में आपका जो है सेल्स का एक स्टाफ बैठा हुआ है और उस स्टाफ का एक रिप्रेजेंटेटिव है जो कि ऊपर जाकर के क्या करता है, रिपोर्ट करता है। तो इस कंडीशन में ऐसा स्ट्रक्चर यदि है, एक्सटेंशन है लीनियर लाइन ऑर्गेनाइजेशन का, क्या, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर स्टाफ भी जुड़ जाता है, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा सा साइज बढ़ जाता है, ऑपरेशंस का साइज बढ़ जाता है। इसके बाद में क्या है, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आजकल की ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर हमको क्या देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग काम कर रहे हैं लेकिन वो इंटरलिंक है एक सिस्टम के।
फॉर एग्जाम्पल कि जितने भी ई कॉमर्स कंपनीज है, ओके, मान लीजिए कि फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट बहुत सारी अलग अलग कंपनीज के साथ में इंटीग्रेट होकर के काम करती है। वहां पर क्या होता है कि एक डैशबोर्ड जो है वो कंपनी के पास भी खुला हुआ है और एक डैशबोर्ड खुला हुआ है आपके फ्लिपकार्ट के पास में। मान लीजिए कि बोट है ना, तो बोट इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, अपनी खुद की एक शॉप खोल करके बैठा है किसके अंदर, फ्लिपकार्ट के अंदर। ओके, तो ये दोनों कंपनीज क्या कर रही है, इंटरलिंक होकर के काम कर रही है। जितनी भी आपका इंफॉर्मेशन डालना है अबाउट प्रोडक्ट, वो बोट डालेगा फ्लिपकार्ट के अंदर, और फ्लिपकार्ट जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि आपके पास में कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं और किस क्वांटिटी के आ रहे हैं। ओके, तो क्या होगा कि इंफॉर्मेशन जो है वो यहां से वहां जाएगी, यानी कि फ्लिपकार्ट से बोट के पास में जाएगी। ओके, तो बोट और आपके फ्लिपकार्ट क्या कर रहे हैं, नेटवर्क बना करके रखे हैं एक दूसरे के साथ में, और वो इंटीग्रेट होकर के काम कर रहे हैं। और इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जब तैयार होता है तो उसको क्या कहा जाता है, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर एम्प्लॉयज आर स्मॉल, एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा नहीं है यदि हम स्ट्रक्चर ओवरऑल देखें कंपनी का तो। ओके, इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे मान ली देखा जाए तो क्या होता है कि आई कार्ट क्या है, फ्लिपकार्ट को डिलीवरी प्रोवाइड करता है। तो आई कार्ट जो है वो फ्लिपकार्ट के साथ में टोटली मर्ज कंपनी नहीं है। ओके, तो वो क्या है कि उसका पार्टनर है। ओके, तो क्या कर रहे हैं कि ये दोनों कंपनीज आपस में मिलकर के एक नेटवर्क तैयार करती है, और उस नेटवर्क स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो कि नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रहा होता है। ओके, आई होप कि आपको समझ आया हो। यदि किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके बाद में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे छोटे हमारे सिलेबस में, वो कौन कौन से हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, स्पेन ऑफ कंट्रोल। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमको समझने हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या है आपका अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या होती है, पावर टू गिव ऑर्डर और मेक डिसीजन। ओके, कि पावर किसी के पास में होना जो कि क्या कर सके, ऑर्डर दे सके या किसी प्रकार का डिसीजन मेकिंग कर सके, इसे क्या कहा जाता है, अथॉरिटी कहा जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके अपोजिट क्या होगी, समवन्स ड्यूटी दैट टू परफॉर्म और कंप्लीट टास्क। ये क्या होगी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। दैट ऑफ्टेन डिपेंड्स ऑन द जॉब लेवल। ओके, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, जॉब का आपका लेवल क्या है उसके हिसाब से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो तय होती है। इसके बाद में क्या है, डेलीगेशन। ओके, डेलीगेशन क्या होता है, गिव अदर द अथॉरिटी टू एक्ट ऑन योर बिहाफ। ओके, आपने किसी और को क्या दे करके रखा है, अथॉरिटी दे करके रखे कि आप मेरे बिहाफ में एक्ट कर सकते हैं। डेलीगेशन पावर का किया जाता है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी का किया जाता है। ओके, कि मान लीजिए कि एक मैनेजर ने, मान लीजिए कि सीईओ है, चीफ ऑपरेशन ऑफिसर है, उसने क्या किया कि मार्केटिंग के हेड को बुलाया कि भैया ये पर्टिकुलर जो है एडवर्टाइजमेंट हमको तैयार करना है। ओके, तो वो उनने क्या कहा कि मार्केटिंग हेड को बुलाया कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ये हमारा टारगेट मार्केट है, इसको लेकर के आप एक जो है एडवर्टाइजमेंट तैयार करिए। वो आया और उनने क्या किया कि अपने एक एम्प्लॉय को वो डेलीगेट कर दिया वो अथॉरिटी की, आपके पास में अथॉरिटी है कि आप जो है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, डिसीजन मेकिंग आप करेंगे। ओके, तो उनने क्या करा कि उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और अथॉरिटी थी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट बनाने की, उनने उसको ट्रांसफर कर दिया अपने एक एम्प्लॉय के ऊपर, जो कि हो सकता है चीफ एडवर्टाइजमेंट ऑफिसर हो। ओके, तो वो पर्टिकुलर क्या कर रहा है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर काम कर रहा है, उसके पास में अथॉरिटी है डिसीजन मेकिंग की कि वो किस प्रकार का एडवर्टाइजमेंट बनाने वाला है। पर इसमें क्या हो रहा है कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो ट्रांसफर हुई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर नहीं हुई है।
अकाउंटेबल जो है वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय है उस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट को बनाने के लिए, ओके। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजर की कि वो एडवर्टाइजमेंट तैयार करवाए, ओके। तो केवल और केवल क्या हो रही है? अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर हो रही है, रिस्पॉन्सिबल अभी भी कौन है? मैनेजर है कि उनको वो एडवर्टाइजमेंट बनाना है और जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया है उसी के अंदर वो एडवर्टाइजमेंट बनाना है, ओके। आई होप कि आपको समझ आया हो। इसके बाद में क्या है? सेंट्रलाइजेशन है। सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है कि जितनी भी पावर है वो किसी अपर बॉडी के पास में सेंट्रलाइज हो, डिसीजन मेकिंग की सारी पावर, प्लानिंग की सारी पावर किसके पास हो? एक सेंट्रलाइज्ड पोजीशन के पास में हो, ओके। व्हेन ओनली द एग्जीक्यूटिव्स एट अ ऑर्गेनाइजेशन मैनेज द प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ओके। डिसेंट्रलाइज क्या होगा कि उसी पावर को क्या कर दिया जाए? वेरियस स्टेजेस में डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, बांट दिया जाए, ओके। तो अ फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वेयर देयर इज द delegation of authority by the top management to the middle and lower level of management in an organization, ओके। तो इस कंडीशन में हमको क्या देखने को मिलता है? हमको देखने को मिलता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद में कौन सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास में? स्पैन ऑफ कंट्रोल है। स्पैन ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब होता है कि किसी एक पर्सन के नीचे कितने सबऑर्डिनेट्स हैं, ओके। कि एक प्रॉपर एक मैनेजर है तो उसके टीम में कितने लोग हैं, जिसको कॉमनली टर्म में कहा जाता है कि आपने कितने लोगों की टीम को लीड करा है। टीम को लीड करने का क्या मतलब है कि आपके स्पैन ऑफ कंट्रोल में कितने लोग थे जो कि आपके साथ में काम करते थे, ओके, जो आपके सबऑर्डिनेट्स थे, ओके। तो इसमें दो प्रकार के आता है। पहला क्या आता है? नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, जहां पर हमको बहुत छोटा स्पैन ऑफ कंट्रोल देखने को मिलेगा, मतलब कि आपको बहुत सारी हायरार्की देखने को मिलती है, ओके। नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल में हमको क्या देखने को मिलेगा कि बहुत सारी आपको हायरार्की देखने को मिलेगी और इसमें बहुत सारे लेवल्स होंगे, जिसमें क्या होगा कि नैरो होने के कारण आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, लेकिन आपको हायरार्की ऑफ इन स्ट्रक्चर आपको बहुत सारा देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारे पास में वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा, जहां पर क्या होगा? हायरार्की ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, लेकिन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज क्या हो जाएंगे? वहां पर हमको ज्यादा देखने को मिलते हैं, ओके। नैरो में क्या होगा कि प्रॉपरली आप अपने पावर को सही से डिलोकेट कर पाएंगे और हमको देखने को मिलेगा वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या कि आपकी डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाएगी। दोनों के प्रो भी है और दोनों के कॉन्स भी है, ओके। इसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप वहां जाकर के इसको देख सकते हैं।